नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। बात 2018 की है। पुणे का एक तालुका है औंध। इसी तालुका में एक गांव आता है मंजठा नगर। इसी गांव में 32 वर्षीय आनंद कांबले का परिवार रहता था। आनंद ज्ञानेश्वर के माता पिता के साथ भाई भाभीियों और बहनों का भरा पूरा परिवार था। पिता ज्ञानेश्वर कांबले गांव के प्रतिष्ठित किसान थे। आनंद कांबले वाहनों के नंबर प्लेट बनाने का काम करता था। उसकी पुणे में आनंद आर्ट्स के नाम से दुकान थी। इसके अलावा वो राजनीति में भी सक्रिय था। वो आरपीआई पार्टी का पुणे शहर का उपाध्यक्ष था। शहर में उसकी अच्छी इज्जत थी। अब जब परिवार के सभी बच्चे बस चुके थे तो आनंद के पिता ज्ञानेश्वर कांबले ने उसके लिए भी रिश्ता तलाशना शुरू किया। 26 मई 2018 को दीक्षा ओभाल और आनंद कांबले का विवाह बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये विवाह समारोह काफी भव्य था, जिसमें आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले भी शामिल हुए थे। पुणे शहर के तमाम कार्यकर्ता, राजनेता और कई प्रतिष्ठित लोग इस शादी में शरीक हुए थे। आनंद कांबले बहुत खुश था कि उसे दीक्षा जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी जीवन साथी मिली। उसका पूरा परिवार भी नई बहू से बेहद प्रसन्न था। घर में खुशी का माहौल था। घर वालों की सलाह पर आनंद कांबले ने अपनी नई नवेली दुल्हन दीक्षा के साथ हनीमून पर जाने की योजना बनाई। उसने ठिकाना चुना सतारा के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी और महाबलेश्वर। लेकिन ये यात्रा केवल उनके 2 लोगों की नहीं थी। आनंद ने अपने जिगरी दोस्त राजेश बोड़े और उसकी पत्नी कल्याणी को भी इस सफर में साथ चलने के लिए राजी कर लिया, ताकि माहौल हल्का फुल्का और मस्ती भरा बना रहे। 2 जून को दोपहर करीब 3 बजे चारों लोग मारुति सुजुकी कार में सवार होकर सतारा की ओर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही गाड़ी पंचगनी के पास पसरनी घाट पहुंची, सारी खुशियां अचानक मातम में बदल गई। हुआ यूं कि जैसे ही कार पसरनी घाट पर पहुंची, दीक्षा ने अचानक उल्टियां आने की बात कही। पत्नी की हालत देखकर आनंद कांबले ने बिना देर किए कार साइड में रुकवा दी। दीक्षा झट से मुंह पर हाथ रखकर गाड़ी से नीचे उतर आई। आनंद भी परेशान होकर उसके साथ उतर गया। जिस जगह पर कार रुकी थी वो रास्ता थोड़ा संकरा था, इसलिए राजेश बोबड़े ने कार थोड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दी। फिर वो भी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ बाहर निकल आया और घाटी के सुंदर नजारे देखने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ फोटो भी खींचे। दीक्षा रोड के किनारे पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। तभी अचानक वहां एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर 2 युवक बैठे थे। बिना किसी बात के वे दोनों आनंद कांबले से उलझने लगे। पहले तो बातों में बहस हुई, लेकिन जल्दी ही मामला गर्म हो गया। दीक्षा को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। जब दीक्षा ने अपने पति का साथ देते हुए उन लड़कों का विरोध किया तो उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और उल्टा दीक्षा पर ही टूट पड़े। वे उसके गहने छीनने लगे। उन्होंने दीक्षा का मंगलसूत्र जोर से खींच लिया, जिससे उसके गले पर गहरा जख्म हो गया। ये सब देखकर आनंद कांबले का खून खौल उठा। वो गुस्से में उन दोनों युवकों से भिड़ गया और उनसे लड़ने लगा। लेकिन तभी उनमें से एक युवक ने अपने साथ लाया हुआ लोहे का कांटा यानी रड जैसा हथियार निकाला और सीधा आनंद के सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर वार इतना भयानक था कि आनंद लड़खड़ा गया। खुद की जान बचाने के लिए वो किसी तरह वहां से दौड़ कर भागा, लेकिन कुछ ही कदम चला होगा कि जमीन पर गिर पड़ा। उधर राजेश और उसकी पत्नी कल्याणी घाटी के सुंदर नजारों में खोए हुए थे। वे सेल्फी ले रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और बिल्कुल बेफिक्र थे। तभी अचानक उन्हें दीक्षा और आनंद की जोर जोर से चीखें सुनाई दी। घबराकर दोनों दौड़ते हुए उस तरफ आए। जैसे ही वे रोड पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 2 युवक आनंद पर हमला कर रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में खतरनाक हथियार था, जिससे वो आनंद को बुरी तरह मार रहा था। ये नजारा देखकर राजेश पूरी तरह घबरा गया।
दोस्त की हालत देखकर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। बजाय मदद करने के वो अपनी पत्नी कल्याणी का हाथ पकड़कर जल्दी से कार में जा बैठा और खुद को अंदर बंद कर लिया। जब उन हमलावर युवकों ने देखा कि राजेश और उसकी पत्नी कार में बैठकर अंदर से डर के मारे देख रहे हैं, तो उन्होंने आनंद को छोड़ दिया और सीधे कार की तरफ बढ़ने लगे। कार के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक युवक ने अपने कांते से कार के आगे वाले शीशे पर जोरदार वार किया। शीशा टूट गया और शीशे के टुकड़े सीधे राजेश और उसकी पत्नी कल्याणी के सिर में लग गए, जिससे खून बहने लगा। लेकिन राजेश को अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। उसने घबराहट में कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे तेजी से वहां से ले जाने लगा। कुछ ही दूर पर पंचगनी का पुलिस थाना था। राजेश तुरंत थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह घटना वाई पुलिस थाना क्षेत्र में आती है। जब तक राजेश बोबड़े और उसकी पत्नी कल्याणी वाई पुलिस थाने पहुंचे, तब तक सतारा जिला अस्पताल से इस घटना की जानकारी व पुलिस थाने को मिल चुकी थी। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलते ही थाने में हलचल मच गई, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर विनायक वेताल ने दोनों का बयान लिया और पूरी घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। इंस्पेक्टर विनायक वेताल ने अपनी पुलिस टीम को घटना स्थल पर भेजा और स्वयं अपने सहायकों के साथ सतारा जिला अस्पताल की ओर रवाना हो गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि राजेश बोबड़े और उसकी पत्नी कल्याणी के वहां से जाने के बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिल से भाग गए थे। इसके बाद दीक्षा ने किसी तरह से लिफ्ट मांगकर आनंद कांबले को सतारा के क्रांति नाना साहेब पाटिल अस्पताल पहुंचाया और पूरी घटना की जानकारी डॉक्टरों को दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने आनंद कांबले का गंभीरता से चेकअप किया, लेकिन उन्हें यह पता चला कि आनंद की मौत हो चुकी थी। अस्पताल प्रशासन ने इस बारे में पुलिस को तुरंत सूचित किया। वही दीक्षा को मामूली चोटें आई थी और उसका भी प्राथमिक उपचार किया गया। थाना प्रभारी विनायक वेताल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से मिले। उन्होंने आनंद कांबले के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। आनंद के शरीर पर गहरे जख्म थे, जो ये साफ करते थे कि उसे बुरी तरह मारा गया था। दीक्षा अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, इसलिए विनायक वेताल ने डॉक्टरों से बात की और फिर थाने वापस लौट आए। जब इस मामले की खबर आनंद कांबले के परिवार वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। परिवार के सभी सदस्य रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे और शव को लेने के लिए तैयार हो गए। पोस्टमार्टम के बाद आनंद कांबले का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। अब मामला लूटपाट और हत्या से संबंधित था। पुलिस को यह पता करना था कि क्या लूटपाट के उद्देश्य से ही यह घटना हुई थी, और इसके लिए दीक्षा का बयान बहुत जरूरी था। पुलिस टीम जो घटना स्थल पर गई थी, वहां से खाली हाथ लौट आई। उन्हें वहां लूटपाट से जुड़ा कोई भी संकेत नहीं मिला था। अब सिर्फ दीक्षा ही इस बात की जानकारी दे सकती थी कि आखिर क्या हुआ था। दीक्षा के बयान के बिना इस मामले की गुत्थी सुलझाना मुश्किल था। पुलिस पूरी तरह से उसकी मदद का इंतजार कर रही थी। जब दीक्षा थोड़ा ठीक हुई तो थाना प्रभारी विनायक वेताल ने उसका बयान लेने के लिए उसे थाने बुलाया, क्योंकि आनंद कांबले आरपीआई पार्टी के पुणे शहर के उपाध्यक्ष थे। इसलिए यह मामला पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। आनंद की हत्या की खबर पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पुणे की सड़कों पर उतर आए। मामला बहुत तूल पकड़ने से पहले ही सतारा के एसीपी संदीप पाटिल और अजित टिके ने एक्शन लिया। थाना प्रभारी विनायक और क्राइम ब्रांच के पीआई पद्माकर घनवट ने केस की जांच शुरू की। पुलिस ने दिन रात एक करके 24 घंटे के अंदर केस को सुलझा लिया और अभियुक्तों को पकड़ लिया। अब दीक्षा का बयान और पुलिस की जांच ही इस पूरे मामले का सच सामने लाने वाली थी। थाना प्रभारी विनायक वेताल और पीआई पद्माकर घनवट ने सबसे पहले आनंद कांबले को अपनी जांच में लिया। उनका मानना था कि आनंद आरपीआई पार्टी का सक्रिय सदस्य था तो हो सकता है
उसकी किसी से अनबन या दुश्मनी हो, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आनंद कांबले का चरित्र पूरी तरह साफ था और उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद जब उनकी नजर काम परिवार की नई नई दुल्हन दीक्षा पर पड़ी तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने देखा कि सिर्फ 7 दिन की दुल्हन के चेहरे पर वैसे दुख के भाव नहीं थे जैसे होने चाहिए थे, जहां पूरा परिवार आनंद कांबले की मौत के गम में डूबा हुआ था। वही दीक्षा के चेहरे पर कोई परेशानी या दुख नहीं था। एक और बात जो पुलिस को खटक रही थी वो ये थी कि अगर हत्यारे लूटपाट के इरादे से आए थे तो उन्होंने आनंद कांबले को क्यों मारा? उन्हें तो दीक्षा को मारना चाहिए था, क्योंकि सारे गहने दीक्षा के पास थे। लेकिन हत्यारे सिर्फ उसका मंगलसूत्र ही ले गए थे। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद और दीक्षा की पूरी जानकारी खंगालने के बाद दीक्षा पुलिस के शक के घेरे में आ गई। जब पुलिस ने उसे फिर से थाने बुलाकर पूछताछ की तो वो खुद को संभाल नहीं सकी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 24 वर्षीय दीक्षा ओभाल, जो पुणे की एक साधारण लड़की थी, निखिल मलेकर से बहुत प्यार करती थी। निखिल उसका स्कूल का दोस्त था और उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल चुका था। निखिल मलेकर 26 साल का था और पुणे के चिखली गांव का रहने वाला था। उसके पिता सुदाम मलेकर पुणे की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और परिवार ने हमेशा निखिल की हर जरूरत पूरी की थी। दीक्षा के पिता धार्मिक प्रवृत्ति के और पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। उनके लिए समाज और मान मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण थे। वे गांव के संपन्न लोगों में गिने जाते थे और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। दीक्षा उनकी लाडली बेटी थी जिसे पूरा परिवार बेहद प्यार करता था। निखिल मलेकर और दीक्षा की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब दोनों स्कूल आते जाते थे। दीक्षा का गांव निखिल के गांव के बहुत करीब था और दोनों का स्कूल आने का रास्ता भी एक ही था। यही वजह थी कि दोनों अक्सर साथ साथ स्कूल आते जाते थे। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पिकनिक पर भी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों के बीच का यह रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया और उनके बीच एक अनकहा सा प्यार विकसित हो गया। जब तक दीक्षा और निखिल कम उम्र के थे, उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती जैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका रूप और सोच बदलने लगी। वक्त के साथ बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। दोनों का मिलना जुलना पहले जैसा ही चलता रहा और उनका रिश्ता गहरा होता गया। उस समय के छिपे मिलन में जब वे अकेले होते, दीक्षा की आंखें निखिल की गर्माहट में खो जाती और उनके स्पर्श में एक ऐसी कामुकता छिपी होती जो उनके युवा शरीरों को और करीब लाती। जैसे हल्की उंगलियां त्वचा पर फिसलती, सांसें तेज होती और वे दोनों एक दूसरे के होठों की मिठास में डूब जाते, लेकिन हमेशा सावधानी से, समाज की नजरों से दूर। वहीं दूसरी ओर दीक्षा के माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। दीक्षा के पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में थे और ये बात दीक्षा को पता चली। जब उसे ये खबर मिली तो वो बेचैन हो गई। उसका दिल निखिल मलेकर के प्यार में बसा हुआ था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। आखिर एक दिन उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि वो निखिल से प्यार करती है और उससे विवाह करेगी। निखिल का परिवार भी अच्छा है और घर के लोग भी। हम दोनों खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। एक दिन दीक्षा ने अपने पिता से सारी बात कह दी। उसने कहा कि वो निखिल से बहुत प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। निखिल का परिवार भी अच्छा है और घर के लोग भी उसे पसंद करते हैं। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। दीक्षा की बात सुनकर उसके परिवार वालों को बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा, तुम इस प्यार वार का चक्कर छोड़ो और मान सम्मान से जीने की कोशिश करो।
परिवार का नाम भी ऊंचा रखना है। ये सोचो, इसी में सबकी भलाई है। परिवार वालों के इस सख्त रवैया से दीक्षा समझ गई कि जो सपने सच नहीं हो सकते, उन्हें देखने का कोई मतलब नहीं है। उसने धीरे धीरे निखिल से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन ये आसान नहीं था। उसका दिल बार बार निखिल की यादों में खो जाता था। दूसरी तरफ निखिल भी परेशान था। लेकिन कहा जाता है, जहां चाह होती है वहां रास्ता निकल ही आता है। यही कुछ दीक्षा के साथ भी हुआ। जब दीक्षा ने निखिल को बताया कि उसके घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ है और उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो निखिल बहुत परेशान हो गया। दीक्षा ने उसे बहुत समझाया कि हालात ऐसे नहीं है कि वे कुछ कर सके, लेकिन निखिल नहीं माना। वो अपनी जिद में दीक्षा के घर पहुंच गया। उम्मीद थी कि बात करने से कुछ हल निकलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। दीक्षा को जिस बात का डर था वही हो गया। निखिल को उसके घर वालों ने न सिर्फ झड़क दिया, बल्कि उसे अपमानित करके धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये सब जानकर दीक्षा अंदर से टूट गई। उसे बहुत दुख हुआ कि जिससे वो प्यार करती थी, उसे ऐसे बेइज्जत करके निकाला गया। दीक्षा ने घर वालों की इज्जत और दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन आनंद कांबले को दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाई। वो हर पल निखिल को याद करती रही और अंदर ही अंदर टूटती रही। इधर आनंद अपनी नई दुल्हन को खुश रखने के लिए पंचगनी और महाबलेश्वर में हनीमून प्लान कर रहा था। दीक्षा ने ये बात निखिल को बताई तो वो आग बबूला हो गया। उसकी प्रेमिका किसी और मर्द के साथ सुहागरात मनाने जाए, ये बात वो सहन नहीं कर सका। दीक्षा भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, आनंद कांबले को रास्ते से हटाने की। सब कुछ सोच समझकर निखिल मलेकर घटना के एक दिन पहले ही पंचकनी पहुंच गया था। घटना वाले दिन दीक्षा ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। जैसे ही वो अपने पति आनंद कांबले, दोस्त राजेश और उसकी पत्नी के साथ हनीमून पर निकली, उसने निखिल मलेकर से लगातार संपर्क बनाए रखा। वो निखिल को फोन पर हर छोटी बड़ी जानकारी देती रही। कहां पहुंचे हैं, कब रुकने वाले हैं और कौन साथ है। जब कार पंचगनी के पसरनी घाट पर पहुंची तो योजना के मुताबिक दीक्षा ने उल्टियां आने का बहाना किया और कार रुकवा दी। जैसे ही गाड़ी साइड में लगी 2-3 मिनट के भीतर ही निखिल और उसका साथी वहां पहुंच गए। सब कुछ बेहद तेजी से हुआ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन्होंने हमला किया, आनंद कांबले को मौत के घाट उतारा और वहां से फरार हो गए। बाद में जब पुलिस ने दीक्षा से सख्ती से पूछताछ की और उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की तो पूरा राज सामने आ गया। पता चला कि वो लगातार निखिल से बात कर रही थी और सारी लोकेशन उसे लाइव देती रही थी। इस पुख्ता सबूत के बाद पुलिस ने फौरन निखिल मलेकर की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर उसे पुणे के पिपरी चिंचवाड़ से पकड़ लिया। पूछताछ में निखिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दीक्षा और निखिल दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दीक्षा को शादी से पहले ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि वो किसी और से प्रेम करती है। झूठ पर बना रिश्ता अंततः किसी का भी भला नहीं करता। माता पिता को चाहिए था कि वे अपनी बेटी की भावनाओं को समझते। केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर उसकी इच्छा के खिलाफ शादी कराना घातक साबित हुआ। निखिल को अपनी प्रेमिका की शादी के बाद उसका साथ छोड़ देना चाहिए था, ना कि अपराध की राह पर जाना चाहिए। किसी अन्य को नुकसान पहुंचाकर कोई भी अपना सुख या प्यार नहीं पा सकता। कानून के रास्ते ही हर समस्या का समाधान है। प्यार अगर सच्चा है तो वो बलिदान और समझदारी की मांग करता है, ना कि खून खराबे की। ये सिर्फ सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक भावनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी है। दीक्षा ने आनंद कांबले जैसे व्यक्ति को केवल इस्तेमाल किया और धोखा दिया, जो नैतिक रूप से अत्यंत गलत है। ये कहानी एक सशक्त सामाजिक चेतावनी भी है कि गलत निर्णय, छुपी भावनाएं और क्राइम की ओर झुकाव कितनी जिंदगियां तबाह कर सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें
और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों सीतापुर और लखीमपुर खीरी की सीमा पर बहने वाली शारदा नहर पर बने रिक्शापुर के नीचे एक लावारिस काला बैग पड़ा हुआ था। क्योंकि नहर में पानी ज्यादा नहीं था, इसलिए वो जगह सूखी थी। ये क्षेत्र सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र में आता है। 14 जनवरी 2018 की सुबह 7 बजे कबीरपुर गांव के बच्चों ने वहां बैग पड़ा देखा तो उत्सुकतावश खोलकर देखा। उसके अंदर एक बच्ची की लाश थी। ये देख बच्चे घबरा गए और गांव जाकर लोगों को बताया। गांव के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। लाश देखकर गांव वालों के साथ पहुंचे। कबीरपुर गांव के चौकीदार ने इस मामले की सूचना हरगांव थाने को दे दी। हरगांव थाने के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे ने एक दिन पहले ही थाने का चार्ज संभाला था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आते ही उनका वास्ता किसी बड़ी घटना से पड़ जाएगा। सूचना मिलते ही वो सब इंस्पेक्टर राजकिशोर यादव और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचकर अश्विनी कुमार ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक बच्ची की उम्र करीब 10 से 11 साल रही होगी। उसकी लाश काले बैग के अंदर एक टाट के बोरे में लिपटी हुई थी। बैग में 2 ईंटों के साथ नमक भी पड़ा हुआ था। मृतका के मुंह पर 2 इंच चौड़ा टेप चिपका था। गले पर कसे जाने के निशान मौजूद थे। लाश का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि किसी चीज से बच्ची का गला घोटने के बाद लाश को किसी वाहन से यहां लाकर डाला गया होगा। नमक इसलिए डाला गया ताकि लाश जल्दी गल जाए, जबकि ईंटें डालने का सबब यह रहा होगा कि लाश पानी की सतह पर ऊपर ना आ पाए। अनुमान था कि हत्यारों ने लाश रात में फेंकी होगी। जल्दबाजी या कोहरे के कारण वे ये नहीं देख सके होंगे कि जिस जगह पर लाश फेंक रहे हैं वहां पानी नहीं है। इसी बीच पुलिस को रिक्शापुर से 3 किमी दूर शारदा नहर पर बने उमरियापुर के पास एक और बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने 2 सिपाहियों को घटनास्थल पर छोड़ा और बाकी सिपाहियों के साथ उमरियापुर के पास पहुंच गए। वहां उन्हें टांड के एक बोरे में लिपटी हुई एक बच्ची की लाश मिली। मृतिका की उम्र करीब 8 साल रही होगी। उसके पूरे चेहरे पर टेप लगा हुआ था और गले पर भी गहरे निशान थे। उन्होंने दोनों लाशों की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस पर पुलिस ने दोनों लाशों के फोटो करवा लिए और लाशों को सील मोहर करवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। थाने लौटकर उन्होंने एसआई राजकिशोर यादव की लिखित तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों बच्चियों की हत्या प्लास्टिक की किसी पतली रस्सी या तार से गला घोट कर की गई थी। साथ ही पहले मिली बच्ची के साथ रेप किए जाने की भी पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने विस्तृत जांच के लिए स्लाइड तैयार करके रख ली थी। कुछ लोगों ने लाश व घटना स्थल के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दिए थे, जिनके वायरल होते देर नहीं लगी। वीडियो देखकर सीतापुर के आलमनगर गदियाना मोहल्ले के कुछ लोग शहर कोतवाली पहुंचे और कोतवाली का कार्यभार देख रहे एसएसआई अनिल तिवारी को बताया कि दोनों लाशें आलमनगर गदियाना मोहल्ले में रह रही विभा पांडे की बेटियों काव्या और कामना की है। काव्या और कामना बदले हुए नाम है। 12 जनवरी की रात से विभा और उसकी दोनों बेटियां घर से लापता थी। विभा का भी पता नहीं चल रहा था। एसएसआई तिवारी ने इस संबंध में हरगांव थाना प्रभारी अश्विनी कुमार को अवगत कराया। इसके बाद इस बारे में उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम विभा के घर पहुंच गई। एसपी आनंद कुलकर्णी और एएसपी मधुबन सिंह ने वहां पहुंचकर घर का निरीक्षण किया।
विभा का भाई नवीन, जो कि तरनपुर मोहल्ले में रहता था, से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो पहले इसी मकान के दूसरे हिस्से में रहता था, लेकिन बहन विभा से विवाद होने के बाद काफी समय से वो तरनपुर में किराए के मकान में रह रहा था। नवीन ने यह भी बताया कि विभा का पति प्रवीण पांडे विभा को 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। तब से वो एक बार भी विभा या बच्चों को देखने नहीं आया। विभा के साथ अधिकतर उसका करीबी दोस्त नवीन उर्फ विमल गुप्ता रहता था। विमल का खुद का घर आवास विकास कॉलोनी में है, लेकिन वो अधिकांश समय विभा के साथ ही गुजारता था। इसी मकान में विभा ब्यूटी पार्लर चलाती थी और विमल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की दुकान खोल रखी थी। विमल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 12 जनवरी की शाम को विभा उसके साथ कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। शाम 7 बजे तक वो उसके साथ रही। उसके बाद वो ऑटो से घर चली गई तो वो अपने घर लौट आया। बाद में उसने विभा को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद मिला। लेकिन सवाल ये उठता था कि जब 2 दिन से मां बेटियां घर से लापता थी तो उनके करीबियों व घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? घर वालों से भी ज्यादा विभा का करीबी विमल था। उसे विभा और बच्चियों की चिंता क्यों नहीं हुई? उसने विभा को तलाशने या थाने में सूचना देने की जहमत भी नहीं उठाई थी। पुलिस के शक के दायरे में आने वाला सबसे पहला शख्स विमल ही था। इसके अलावा पुलिस ने विभा के कुछ और करीबियों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस को यह भी पता चला कि विभा खुले मिजाज की युवती थी। वो किसी से भी बात करने या मिलने जुलने में गुरेज नहीं करती थी। उसके पास कई ऐसे लोग आते थे जो उसकी छवि को दागदार बनाते थे, लेकिन विभा को इस सब की कोई चिंता नहीं थी। विभा के करीबियों में सलीम नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक बार फिर से विमल को निशाने पर लिया। इस पूछताछ के दौरान विमल कुछ ऐसा बोल गया जिसने उसे संदिग्ध बनाने में और इजाफा किया। उसने जो कहा वो विभा की हत्या से संबंधित था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने विभा की भी हत्या कर देने की बात बताई। इस ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम देने में उसका साथ उसके 5 दोस्तों ने दिया था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने लाशों को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अन्य हत्या अभियुक्तों में दिलीप शर्मा निवासी भवनापुर थाना कोतवाली शहर, राहुल निवासी आनंद नगर थाना कोतवाली शहर, मुकेश निवासी रमपुरा थाना कोतवाली शहर, जुबेर निवासी महमूदपुर थाना खैराबाद, पंकज निवासी गणेशपुर थाना खैराबाद शामिल थे। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाइलो कार का इस्तेमाल किया गया था। उस कार का मालिक राजेश लोध निवासी ग्राम नानकारी थाना खैराबाद था। विमल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप शर्मा और जुबेर को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 17 जनवरी 2018 को विमल की निशानदेही पर विभा की लाश सीतापुर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले खुजरिया गांव के पास सरायन नदी से बरामद कर ली गई। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उसकी मौत भी गला घोटने से हुई थी। उसके साथ रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आशंका के चलते विस्तृत जांच हेतु स्लाइड बनाकर रख ली गई थी। 18 जनवरी को पुलिस द्वारा शेष अभियुक्तों राहुल, मुकेश, पंकज और राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह थी। सीतापुर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले आलमनगर गदियाना मोहल्ले में अशोक कुमार गोयल अपनी पत्नी अनीता, बेटे नवीन और 2 बेटियों विभा और रजनी के साथ रहते थे। अशोक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। उनके बेटे नवीन का विवाह हो चुका था। नवीन लाइटिंग का काम करता था। विभा ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। विभा काफी खूबसूरत और खुले विचारों की युवती थी। वो किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेती थी, लेकिन उस दोस्ती को वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं रहती थी।
खूबसूरत युवती की दोस्ती हर कोई पाने की चाहत रखता है। विभा इसी चाहत का फायदा उठाती थी। मोहल्ले के कई लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। माँ बाप व भाई उसे रोकते टोकते भी थे, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन वह भी आया जब मोहल्ले में रहने वाले प्रवीण पांडे से उसकी आंखें लड़ गई। प्रवीण पेशे से ड्राइवर था। दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इसकी भनक उन्होंने अपने घर वालों तक को नहीं लगने दी। विवाह करके विभा प्रवीण के साथ रहने लगी। कालांतर में विभा ने 2 बेटियों काव्या और कामना को जन्म दिया। घटना के समय काव्या 10 साल की थी और कामना 8 साल की। काव्या कक्षा 4 में और कामना कक्षा 2 में पढ़ रही थी। विवाह और 2 बेटियों के जन्म के बाद भी विभा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वो पहले की तरह अपने दोस्तों से मिलती जुलती हंसती बोलती थी। विभा की ये हरकत प्रवीण को बहुत नागवार गुजरती थी। इसी को लेकर दोनों में लगभग हर रोज झगड़ा होता था। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि घटना से 5 साल पहले प्रवीण उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जाने के बाद उसने कभी भी विभा और अपनी बेटियों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। पति के छोड़ देने के बाद विभा अपने मायके वाले मकान में आकर रहने लगी। मकान के एक हिस्से में वो अपनी बेटियों के साथ रहती थी, जबकि दूसरे हिस्से में उसका भाई नवीन माता पिता के साथ रहता था। घर चलाने के लिए विभा ने अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया और अपना काम करने लगी। यही काम करने के दौरान उसकी मुलाकात विमल उर्फ नवीन गुप्ता से हुई, जो आवास विकास कॉलोनी में रहता था। वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। विमल के पिता विजय कुमार गुप्ता भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करते थे। विमल का एक भाई था कमल। वो एफसीआई के पास चाय की कैंटीन चलाता था। विमल से मुलाकात के बाद तो विभा की लॉटरी ही लग गई। विमल उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। इसकी वजह यह थी कि वो विभा को पहली ही नजर में दिल दे बैठा था। वो विभा की हर जरूरत का ख्याल रखता था। दूसरी ओर विभा की जान अपनी बेटियों में बसती थी। वो घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो जल्दी से जल्दी काम निपटाकर अपनी बेटियों के पास लौट आती थी। वो कभी भी उन्हें ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ती थी। बेटियों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। बेटियों की खुशी के लिए ही उसने विमल का हाथ थामा था। विभा जानती थी कि विमल उससे क्या चाहता है। उसने विमल की जरूरत को पूरा किया तो विमल उसकी जरूरत पूरी करने लगा। उनके बीच की नजदीकियां ऐसी थी कि जब वे अकेले होते, विमल की उंगलियां विभा की नर्म त्वचा पर फिसलती, उसकी सांसें तेज हो जाती और वे दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्माहट में खो जाते, होठों की मिठास और स्पर्श की कामुक लहरों में डूबकर। लेकिन विभा इसे सिर्फ गिव एंड टेक का मामला समझकर चल रही थी। लेकिन विमल कुछ और ही सोच रहा था। वो विभा और उसकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां इसलिए उठा रहा था ताकि विभा से शादी करके अपना परिवार बसा सके। विमल ने विभा से बात करने के बाद उसके मकान में ही अपनी दुकान खोल ली। दोनों ने एक दूसरे के काम में हिस्सेदारी भी कर ली। हालांकि विमल जो भी कमाता था वो सब विभा और उसकी बेटियों पर ही खर्च कर देता था। विभा के चाहने वालों की कमी नहीं थी। दिन भर कोई ना कोई उसके घर आता रहता था। विभा भी उनसे ऐसे बात करती थी कि कोई भी शरीफ इंसान उसे गलत समझ सकता था। मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। विभा के भाई व माँ बाप को ये सब बहुत बुरा लगता था। इसी बात को लेकर विभा और उसके भाई नवीन में विवाद होता रहता था। एक दिन ऐसा भी आया जब नवीन माँ बाप के साथ घर छोड़कर चला गया। वो तरीनपुर मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने लगा। उसने फिर कभी उस मोहल्ले में झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। विभा की नजदीकियां सलीम नाम के युवक से भी थी। सलीम के साथ उसके मिलन में भी वो कामुक आकर्षण था, जहां छिपे मुलाकातों में स्पर्श की उत्तेजना और नजरों के मिलन से पैदा होने वाली गर्मी उन्हें और करीब लाती। लेकिन विमल को विभा और सलीम का मिलना गवार गुजरता था।
उसने विभा को कई बार समझाया, लेकिन वो अपनी मनमानी करती थी। वो अपने और अपनी बेटियों के अलावा किसी की परवाह नहीं करती थी। उसने अपने पति, माँ बाप अथवा भाई की नहीं सुनी तो विमल क्या चीज था। वो तो सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया मात्र था। सलीम की पत्नी को सलीम और विभा के संबंधों की भनक लगी तो वो भी पति को छोड़कर चली गई। विमल ने विभा पर पानी की तरह पैसा बहाया था। यहां तक कि उसकी बड़ी बेटी काव्या के दिमागी बुखार से पीड़ित होने पर उसने उसके इलाज पर हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च किया था। इसके बाद भी विभा किसी और के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी। उसने विभा से शादी की बात की तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर विमल का माथा ठनक गया। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिर उसने विभा को सबक सिखाने की ठान ली। उसने सोच लिया कि विभा उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। विभा की हरकतें उसके दिमाग में कौंधती रहती थी। वो विभा की हत्या को कैसे अंजाम दे, ये सोचकर उसने कई हॉलीवुड फिल्में और टीवी पर क्राइम बेस्ड सीरियल देखे। उन्हीं सब के आधार पर उसने सोच विचार कर विभा की बर्बादी की पूरी योजना तैयार की। उसे इस काम के लिए दोस्तों की मदद की जरूरत थी। उन्हें इस सब के लिए कैसे राजी करना है, ये भी उसने सोच लिया था। उसने अपने शहर के ही भवनापुर में रहने वाले अपने दोस्त दिलीप शर्मा से बात की। दिलीप अपने घर में ही मोबाइल शॉप चलाता था। इससे पहले वो फार्मासिस्ट का काम कर चुका था। दिलीप का भी विभा के साथ पैसों के लेन देन का कोई विवाद था। विमल के कहने पर वो उसका साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद विमल ने उसे पूरी योजना बता दी। फिर उसने अपने दूसरे दोस्तों राहुल, मुकेश, जुबेर और पंकज से अलग अलग बात करके उन्हें भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। इसके लिए उसने हर दोस्त को 10,000 रुपए देने की बात कही थी। कुछ दोस्ती के नाते और कुछ 10,000 रुपए के लालच में वे लोग उसका साथ देने को तैयार हो गए। सारे दोस्तों को तैयार करके उसने सबके साथ बैठकर इस योजना पर काम किया। इस बैठक में ये बात भी उठी कि विभा की हत्या के बाद उसकी बेटियां उनके लिए खतरा बन सकती है, जबकि वे लोग कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए विभा के साथ उसकी बेटियों की हत्या करने की बात भी तय हो गई। दिलीप ने अस्पताल के कुछ पुराने परिचितों के जरिए 2 इंच चौड़े टेप का इंतजाम कर लिया। 12 जनवरी 2018 की शाम 7 बजे दुकान का कुछ सामान खरीदने के बहाने विमल विभा को बाइक से दिलीप की दुकान पर ले गया। वहां विमल के सभी दोस्त मौजूद थे। उन्होंने विभा को दबोच लिया और उसके मुंह को टेप से बंद कर दिया, जिससे वो चिल्ला ना सके। फिर उन लोगों ने कंप्यूटर के केबल से विभा का गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद विमल फिर विभा के घर गया और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले आया। उन दोनों को दबोचकर उनके मुंह पर भी टेप लगा दिया गया। इसके बाद विभा की तरह ही उसकी बेटियों काव्या और कामना की भी कंप्यूटर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। विमल के दोस्त मुकेश ने मासूम काव्या के शव के साथ संबंध बनाए। सुबह होने पर विमल और दिलीप ने आधे आधे पैसे मिलाए और बाजार जाकर 1 बैग, 3 टाट के बोरे, रस्सी और नमक खरीद कर ले आए। आगे की योजना ये थी कि तीनों लाशों को जमीन में दफना दिया जाए। इसके लिए पंकज के खैराबाद थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुर स्थित खेत को चुना गया। आनन फानन में गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी भी तय कर ली गई। इसके बाद खेत में खुदाई का काम चालू कर दिया गया। ये देखकर पंकज के घर वालों और गांव वालों ने पूछताछ की तो पंकज ने बताया कि खाद बनाने के लिए गड्ढा खुदवा रहा है। लोगों द्वारा की गई इस पूछताछ के बाद पंकज की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने खेत में लाशों को दफनाने से साफ इनकार कर दिया। घटना का पहला दिन इसी सब में गुजर गया। तीनों लाशें दिलीप की दुकान में पड़ी रहीं। पंकज के विरोध के बाद विमल और उसके अन्य दोस्तों को अपना प्लान बदलने को मजबूर होना पड़ा। इसी बीच विमल को याद आया कि उसके साथी राहुल की रिश्तेदारी में जाइलो कार है
जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जाइलो कार सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के नानकारी गांव निवासी राजेश की थी। क्योंकि वह राहुल का रिश्तेदार था, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने 10,000 रुपए के एवज में ये काम अपने हाथ में ले लिया। योजना बदलने के बाद विभा और कामना की लाश को टाट के बोरे में लपेटा गया। साथ ही काव्या की लाश को बोरे में लपेटकर बैग में रखा गया। तीनों लाशों के साथ नमक और 2-2 ईंटें भी रख दी गई। इस तैयारी के बाद तीनों लाशों को कार में लाद दिया गया। रात में कोहरा अधिक था, जिसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी कार में बैठकर थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले खजुरिया गांव के पास सरायन नदी पर पहुंचे। विभा की लाश नदी में डाल दी गई। इसके बाद ये लोग बारी बारी से शारदा नहर के रिक्शा पुल और उमरिया पुल पर पहुंचे और काव्या और कामना की लाश को नहर में डाल दिया। लेकिन यहां कोहरा उनके लिए विलन बन गया। कोहरे के कारण ये लोग ठीक से नहीं देख सके। नहर में ज्यादा पानी नहीं था, वो सूखी थी। नहर में पानी होता तो लाश पानी में डूब जाती, लेकिन सूखी होने के कारण ऐसा ना हो सका। अपने काम को अंजाम देने के बाद सब दोस्त अपने अपने घर लौट आए। लेकिन अगले दिन 14 जनवरी की सुबह काव्या और कामना की लाशें मिलते ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आखिर जल्द ही वे सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। राजेश की जाइलो कार भी उसके घर के बाहर से बरामद हो गई। हत्या में इस्तेमाल कंप्यूटर केबल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने मुकदमे में आईपीसी की धाराएं 147, 376 व 34 और बढ़ा दी। सातों अभियुक्तों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सबको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।